आज इस आर्थिक विकास की समझ का 5वां भाग आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें आप जो अंतिम टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, विकास की धारणीयता, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मैं इसको स्पष्ट करूंगा। अभी तक आपने देखा कि विकास क्या है, भिन्न भिन्न लोगों की विकास की क्या क्या अपनी लक्ष्य हैं, आकांक्षाएं हैं। विकास किसी एक व्यक्ति के लिए विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विकास नहीं हो सकता है। ये निर्भर करता है कि वो कौन सा व्यवसाय अपनाता है। विकास के अपने परस्पर विरोधाभासी स्थितियों का अध्ययन किया आपने। पुनः फिर विकास के अंतर्गत निर्धारित करने वाले घटक आय, शिक्षा, स्वास्थ्य के विभिन्न मापदंडों को आपने देखा। एक देश के विभिन्न राज्यों के अंतर्गत क्या है, और संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, मानव विकास सूचकांक, जिसको मानव विकास रिपोर्ट दर्शाती है, इसके संदर्भ में व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया और स्पष्ट किया गया, और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वस्तु स्थिति को आगे रखा गया। अब प्रश्न उठता है कि ये जो आर्थिक विकास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीक के माध्यम से जल, जमीन, जंगल, जानवर, खनिज संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया गया ताकि हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, अपनी आय बढ़ा सकें, और साथ साथ राष्ट्र की GDP और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा करके विकास को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करें। पिछले कई दशकों से यह देखा गया कि विकास की तीव्र दौड़ में, उत्पादन वृद्धि की तीव्र दौड़ में, तकनीकी प्रगति में हमने जल, जमीन, खनिज संसाधनों व अन्य उपलब्ध चीज़ों का इस प्रकार अविवेकपूर्ण तरीके से हमने दोहन किया, उपयोग किया, जिसका दूरगामी परिणाम हमारे सामने आज प्रस्तुत हुआ। हमें कई अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण यह धारणा बदल गई कि अब विकास नहीं, धारणीय विकास की आवश्यकता है। डेवलपमेंट नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो बच्चों, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि देखिए, इसमें लिखा है, ये एक बॉक्स में आपके दाहिनी तरफ पुस्तक में, हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। कहने का तात्पर्य है कि हमने विकास की दौड़ में आज वर्तमान में जो हमारी पीढ़ी है वह इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती जा रही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का एक विकट संकट और पर्यावरण का प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा, जो भावी पीढ़ी के लिए ठीक नहीं होगा। यही अविवेकपूर्ण उपयोग विकास की अंधी दौड़ में जो शुरू हुआ, ये धारणीय विकास की अवधारणा को जन्म दिया। इसलिए परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं कि धारणीय विकास क्या है। What do you understand by sustainable development? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें दो बातें आप रखिएगा अगर ध्यान में, कि वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी। आपके घर जो ज़मीन है, जंगल है, जानवर हैं, आपके यहाँ जो खनिज संसाधन हैं, जल संसाधन हैं, अगर आप उनका बेहतर उपयोग संरक्षित करके
समुचित उपयोग करेंगे, जितना आपकी हिस्सेदारी है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वह एक समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से धारणीय विकास की परिभाषा चाहें तो आप लिख सकते हैं कि धारणीय विकास वह विकास होता है जिसके अंतर्गत विकास की प्रक्रिया इस प्रकार की अपनाई जाती है कि भावी पीढ़ी अर्थात आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों की कोई कमी न हो। अर्थात हम इस प्रकार का विकास अपनाएं जिससे हमारा जल सुरक्षित हो, हमारा ज़मीन सुरक्षित हो, हमारे जंगल सुरक्षित हों, हमारे जानवर सुरक्षित हों, हमारे जीव जंतु सुरक्षित हों, हमारे खनिज संसाधन सुरक्षित हों, हमारे खनिज तेल सुरक्षित हों और पर्यावरण का प्रदूषण न हो। यही धारणीय विकास का मूल लक्ष्य है, या जिसको कहते हैं मूल रूप से यही इसका अर्थ है। अब आप देखिए, इसमें सबसे पहले हम धारणीय विकास में उदाहरण दर्शाया गया है, इसको देखें कि प्राचीन समय में आप देखते होंगे या आपने सुना होगा या आप गूगल पर जाकर के अगर सर्च करेंगे कि 50 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल के लिए उपलब्ध संसाधन, पेयजल और सिंचाई के लिए किसानों के लिए क्या साधन थे, तो आप पाएंगे कि उस समय लगभग चाहे पीने का पानी हो, चाहे कृषि का कार्य करने के लिए, सिंचाई का कार्य करने के लिए जल का उपयोग हो, हम उसी जल का उपयोग करते थे जो हमारी आँख के सामने हमें दिखाई देता था। जैसे ताल है, तलैया है, झील है, झरने हैं, पोखरा है, कुआं है, तालाब है, नहर है, इस तरह से नदी है। नदी, नाले, ताल, तलैया, तालाब, कुएं, झरने, झील में आप देखेंगे इसमें कि समस्त ये जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं इसमें जल दिखाई देता था और इसी के माध्यम से सिंचाई होती थी और कुएं के माध्यम से लगभग पेयजल लिया जाता था। लेकिन देखा आपने, इस चित्र में दिखाया गया है कि 300 जिलों में लगभग 4 मीटर जल की गिरावट हुई है और अगले 25, अगर यही तरीका रहा हमारा जल संसाधन के दोहन का, तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और पंजाब के भागों में डीप बोरवेल, जिसमें सबमर्सिबल पंप लगाते हैं, डीप बोरवेल के माध्यम से काफ़ी सिंचाई हो रही है। अर्थात हम उस जल का अब उपयोग करने लगे नए तकनीक के माध्यम से जो अंदर हमारे आँख के दिखाई नहीं दे रहा है, अंडरग्राउंड वाटर है और इसका विशेष रूप से हम उपयोग कर रहे हैं। और मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेज़ी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है कि हम जल का अत्यधिक उपयोग नई तकनीक से कर रहे हैं, जिससे हमारा वाटर लेवल गिरता जा रहा है। इसमें देखिए 2 प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जल का अति उपयोग हो रहा है? आप इस कथन पर ध्यान दीजिए कि आप चाहे शहर का क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, अति उपयोग हो रहा है जल का, ऐसा क्यों है? इसको स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है, क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है? अब इसमें आपको यह देखना है कि इको फ्रेंडली टेक्निक, पर्यावरण अनुकूल तकनीक के माध्यम से हम जल का अति उपयोग न करके विकास कर सकते हैं। इसी क्रम में आपने देखा है कि आजकल सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया है और उससे भी ज़्यादा एडवांस सिस्टम ड्रिपिंग सिस्टम आया है, जिसमें
छोटी छोटी पतली पतली पाइप के माध्यम से कृषि में सिंचाई की जाती है। ड्रिपिंग ड्रॉप के माध्यम से जड़ों तक केवल जल जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर जल की बचत होगी। इसी तरह से हमारे ऐसे आधुनिक तकनीक से बने हुए वाहन आ रहे हैं जो कम से कम हमारे खनिज तेल का, पेट्रोल है, डीजल है, इसका कम से कम उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, कार्य करते हैं। तो इस तरह से आप दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं, इसको होमवर्क में लिख सकते हैं कि क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है। इस पर आप विचार करें और गूगल के माध्यम से नेट पर सर्च करें और देखें और उसको इस तरह से 100 शब्दों में इसको स्पष्ट करके लिखें कि हम बिना अति उपयोग किए हुए भी संसाधनों का अति उपयोग किए बिना भी हम विकास कर सकते हैं। और ये भूमिगत जल के बारे में दिया है कि अगर भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है, रिन्यूएबल जो है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिन्यूएबल है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। आपने जल चक्र भी भूगोल में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से वर्षा के माध्यम से जल पुनः आता है पृथ्वी पर और फिर यह एक साइकिल बनते हुए ऊपर वाष्प के रूप में जाता है। तो वो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के माध्यम से आपने पढ़ा होगा भूगोल में कैसे जल चक्र चलता है, वर्षण और वाष्पीकरण होता है, वर्षण होता है। तो इस तरह से जल रिन्यूएबल साधन हो गया, नवीकरणीय हो गया। यानी अगर ये एक तरफ खर्च होता है तो दूसरी तरफ आ जाता है, जैसे फसल और पौधे हैं। लेकिन यहाँ हम भी इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग हो रहा है, यदि हम अंडरग्राउंड वाटर को इतना ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं कि उसकी पूर्ति वर्षा के जल से नहीं हो पा रही है, तो इस तरह से हम साधन का अति उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा का जो जल है उसको, यहाँ तक कि शहरों में आपने देखा होगा कि सरकार आजकल ये इंस्ट्रक्शन दे रही है, मकान बनाने के लिए यह नियम लागू कर दिया है कि छत का जो पानी है वह आपको पाइप के माध्यम से एक बोरवेल करा करके अंडरग्राउंड डालना है। इसी तरह से गांव में तालाब और पोखरे के माध्यम से जल संरक्षण के लिए, वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए कि बरसात का जल जो है वह धीरे धीरे नहरों के माध्यम से और नालों के माध्यम से होते हुए समुद्र में चला जाता है और फिर नदियों में चला जाता है और फिर वहाँ से समुद्र में चला जाता है, जिससे उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए हार्वेस्टिंग की बात आजकल सरकार कर रही है। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए इसमें जो गैर नवीकरणीय है उसका बेहतर एग्जाम्पल है, उदाहरण है कच्चा तेल। उदाहरण के लिए हम ज़मीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी न हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। नीचे गई तालिका को देखो। अब इसमें आप देखिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। कच्चे तेल के लिए निम्न आंकड़ों को देखिए। क्षेत्र देश मध्य पूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व में दिया है। भंडार 2017 में 1000 मिलियन बैटल और भंडारों को चलने की अवधि वर्षों में, यदि ये खपत दिखाई गई, भंडार दिखाया गया है कि कितना भंडार मध्य पूर्व के देशों में और फिर अमेरिका में और विश्व में कुल कितना है टोटल तेल का भंडार। और दूसरी तरफ कॉलम में आप देखिए भंडारों के चलने की अवधि वर्षों में दी गई है कि कुल मध्य पूर्व के देशों में 70 वर्षों में तेल समाप्त हो जाएगा। अमेरिका में 10.5 जो वहाँ तेल उपलब्ध है, अगर उसका उपयोग ही किया जाए तो 10.5, और पूरे विश्व का जो तेल है इनका जिस तरह से उपयोग हम करते जा रहे हैं, अगर इसी तरह से पेट्रोल डीजल
का उपयोग होता रहा, कच्चे तेल का उपयोग होता रहा, तो आने वाले 50 वर्षों के बाद विश्व में कच्चे तेल नहीं रहेंगे। इसलिए हमें ऐसे तकनीक को विकसित करने की ज़रूरत है जो सब्स्टिट्यूट हो डीजल और पेट्रोल का। इसीलिए आजकल बिजली से चलने वाली अधिक से अधिक ट्रेन की जा रही हैं और साथ साथ सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है तमाम परिवहन के गाड़ियों में। आपने देखा कि दिल्ली में और कई बड़े महानगरों में सीएनजी बसें और सीएनजी ऑटो ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलाए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पे रोक लगा दी गई है ऐसे वाहनों को चलने पे। और यहाँ तक कि देखिए कि फॉसिल्स फ्यूल निकलने पर कितना प्रदूषण दिल्ली में हुआ कि ऑड और इवन फार्मूले के माध्यम से जो है गाड़ियाँ चलाई जाती हैं जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। अब देखिए ये आपने देखा इसको, और यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों का अनुमान कॉलम 1 को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां हैं। यह भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। तो मोटे तौर पर यह ध्यान में रखने की है कि जो आज विश्व में कुल कच्चे तेल उपलब्ध हैं, स्रोत नोन सोर्सेज, ज्ञात स्रोत जितने उपलब्ध हैं, और जिस प्रकार से जितने वाहन हैं, जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल का उपयोग हो रहा है, अगर इसी तरह चला और जो उपलब्ध स्टॉक है तो कुल लगभग 50 वर्षों तक चलेगा। लेकिन खोज जारी है, नए नए कच्चे तेलों के स्रोत की खोज चलती जा रही है, उसमें कई नए स्रोत मिलते हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे इनकी मात्रा कम होती जा रही है। इसलिए यह आवश्यकता है कि धारणीय विकास के अंतर्गत हमें ऐसे विकास की प्रक्रिया को, तकनीक को अपनाना है जिससे हम कच्चे तेलों पर निर्भरता हमारी धीरे धीरे ख़त्म हो। अब ये देखिए पूरा दिया हुआ है, इसको पूरा पढ़िए भंडार के बारे में, और इसमें फिर 2 प्रश्न दिए हैं। क्या किसी देश के विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? चर्चा कीजिए। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं? इन दोनों प्रश्नों का होमवर्क में आप उत्तर दीजिए, लिख कर लाइए, प्रस्तुत कीजिए कि क्या किसी देश के विकास की प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है। अगर अनिवार्य नहीं है तो आप अन्य उसके स्थान पर जो तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे कम से कम कच्चे तेल की खपत हो तो उसको लिखिए कम से कम 50 शब्दों में। और भारत के लिए जो कच्चे तेल का आयात करना पड़ रहा है उसके लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का आप पूर्वानुमान, क्या समस्याएं आपको लगती हैं आने वाले समय में हो सकता है अगर इसी तरह आयात भारत में कच्चा तेलों का होता रहा। इसको दोनों को आप नेट के माध्यम से और जगह से इसको अपनी पुस्तक को पढ़ करके और अन्य स्रोतों से इसको हल करिए। ये दोनों एक्सरसाइज इस प्रकार इस चैप्टर में है। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं। अगर पर्यावरण इस अति उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है तो वह केवल एक राज्य एक देश तक सीमित नहीं होता है। आज देखिए कि जलवायु परिवर्तन की चर्चा चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के देश इस पर अनेकों सम्मेलन कर रहे हैं, बैठकें करते हैं और ऐसे ही तरीकों को अपनाया जाता है कि कम से कम प्रदूषण हो। विकास की उस प्रक्रिया को अपनाया जाए जिससे पूरी दुनिया जो प्रदूषण का शिकार हो रही है वह रुके, क्योंकि प्रदूषण किसी देश राज्य की सीमा तक ही सीमित नहीं होता है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन धारणीय विकास यह हमें संवेदनशील बनाता है। चाहे हम
देश के स्तर पर सोचें या विश्व के स्तर पर सोचें या राज्य के स्तर पर सोचें या क्षेत्र के स्तर पर सोचें कि अगर हमें विकास करना है तो सबसे पहले आज आवश्यकता है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास की प्रक्रिया को अपनाने के लिए, अर्थात जल, जमीन, जंगल, जानवर, खनिज संसाधनों का, खनिज तेलों का इस प्रकार उपयोग किया जाए कि वह भावी पीढ़ी के लिए उनकी कमी न हो, भावी पीढ़ी के लिए संकट न पैदा हो, साथ साथ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न हो, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण सुव्यवस्थित हो, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, तभी सही विकास की प्रक्रिया जारी रख सकती है। तो बच्चों, ये आपका प्रथम चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रथम अध्याय, वो आपका पूरा हुआ, जिसमें आपको आर्थिक विकास की पूर्ण समझ को विकसित करना पड़ा। और मुझे उम्मीद है कि आर्थिक विकास की इस संपूर्ण प्रक्रिया को पढ़ने और समझने के बाद आप दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, जो किताब के अंत में दिया गया है। इसकी बढ़िया पूरा नोट्स बनाइए और जो चीज़ें समझ में ना आए उसे आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं एक एक प्रश्नों को अगले दिन आप अभ्यास करिए, मैं एक एक प्रश्नों को बारी बारी से सबको समझाऊंगा, ताकि जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो और सभी प्रश्न आपके क्लियर हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से आपको अब जितना भी आवश्यक ज्ञान अर्जित करना चाहिए था वो आप सभी कर लिए होंगे। आप इसके जो सीखने के उद्देश्य हैं उसको प्राप्त कर लिए होंगे। धन्यवाद।